नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। दोस्तों चलिए आरम्भ करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के नागरिकों में लगभग 80% देश के नागरिकों में से लगभग 80%, कितना प्रतिशत? 80% जो है कृषि पर आश्रित है। जो नागरिक है, देश के 80% नागरिक जो है कृषि पर निर्भर है। खेतों की अधिकता के कारण भू राजस्व आय का एक प्रमुख स्रोत है। भारत देश में भू राजस्व ये जो है भू राजस्व जो है आय का प्रमुख स्रोत है। आय का प्रमुख स्रोत, ठीक है। खेतों की अधिकता के कारण क्या है? भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत रहा है। भू राजस्व की वसूली में मनमानी नहीं की जा सकती थी। महाकवि कालिदास ने अपने चर्चित ग्रंथ में लिखा है जिस प्रकार सूर्य 1000 गुना बढ़ाकर कर देने के लिए पृथ्वी से जल को खींचता है, उसी प्रकार राजा दिलीप जो है प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर या लगान लेता है। ये किसमें उल्लेखित है दोस्तों? महाकवि कालिदास ने अपने चर्चित ग्रंथ में लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य जो है 1000 गुना बढ़ाकर कर देने के लिए पृथ्वी से जल को खींचता है, उसी प्रकार राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर या लगान वसूल करता है या लगान लेता है। ये इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ ये बातें जो है किसान से संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है कि किस प्रकार जो है राजा जो है किसानों से कर वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे। उसी प्रकार महाभारत में भी राजाओं को चेतावनी देते हुए लिखा गया है। महाभारत में भी राजाओं को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि जो राजा प्रजा की आय का 6वां भाग कर के रूप में वसूल करता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो राजा प्रजा की आय का 6वां भाग, प्रजा की आय का 6वां भाग कर के रूप में वसूल करता है। जो राजा प्रजा की आय का 6वां भाग कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा का कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। ये किसकी बात, किसमें उल्लेख है दोस्तों? ये राजा दिलीप के बारे में उल्लेख किसमें है? महाकवि कालिदास में उल्लेख है। अब ये प्रजा की 6वां भाग करके में वसूल करने की बात किसमें है? महाभारत में है। महाभारत, ठीक है। इसमें महाभारत में चेतावनी देते हुए राजाओं को कहा गया है कि जो राजा प्रजा की आय का 6वां भाग जो है कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा का कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे जो है संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ की बात देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन से संबंधित जो है छत्तीसगढ़ जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो है एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है और यह इसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी
कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर निवासियों का व्यवसाय जो है क्या है, कृषि है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर निवासियों का व्यवसाय जो है वह कृषि है। इसके अलावा अन्य जन समस्याओं के समाधान के लिए जो है किसान आंदोलन जो है समय समय पर होते रहे हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों के किसानों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ के किसान जो है शांति प्रिय, शांत स्वभाव के हैं। उनकी समस्याएं ऐसे विकराल नहीं है कि जिनके निदान के लिए बड़े पैमाने पर, वृहद पैमाने पर उन्हें आंदोलन करना पड़े हो या आंदोलन की आवश्यकता हो। राजभक्ति की भावना प्रबल होने के कारण यहाँ भी जो है यहाँ के किसान जो है राजा को विभिन्न अवसरों पर नजराने देने में जो है आनाकानी भी नहीं करते थे। राज परिवार में विवाह हो, चाहे राजा को हाथी खरीदना हो, चाहे अन्य कार्य करना हो, इन सभी कार्यों के लिए जो है राजा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों से अतिरिक्त कर वसूल करते थे और उसको देने में छत्तीसगढ़ के किसान कतराते नहीं थे। यानी उस समय अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य से पहले जो है छत्तीसगढ़ में राजा और प्रजा के बीच जो है, किसानों के बीच जो है सामंजस्य की भावना हमें दिखाई देता है। किंतु बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेजों की सत्ता में छत्तीसगढ़ में स्थापित हो, उसके बाद जो है अंग्रेजों और किसानों के बीच जो है जो शोषण की, अंग्रेजों के द्वारा जो किसानों का जो शोषण किया जाने लगा, इसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों ने समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य के जो विरुद्ध जो है उनको विद्रोह करना पड़ा, उनको आंदोलन उठाना पड़ा। अगर हम देखें तो दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ की जितनी भी खेती है, अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी खेत है उन पर, खेतों पर किसका अधिकार हो, इस बात को लेकर, यानी भूमि पर किसका शाश्वत अधिकार हो, इस बात को लेकर जो है विवाद आरंभ से ही रहा है। यद्यपि जो बोए खेत उसका यह आदर्श स्थिति है, यानी कहने का आशय यह है कि जो बोते हैं, जो जिस व्यक्ति जिस खेत को बोएगा वो खेत वही उसी व्यक्ति का होगा, यह एक आदर्श स्थिति है। लेकिन जो है मगर यथार्थ में जो है भूमि जो है राजा की होती थी या सामान्य की होती थी या जमींदार की होती थी या गौटिया की होती थी, और वे जिसे खेत देते वह उस अवधि के लिए जो है खेत बोता है। यानी और जो राजा थे, जो सामंत थे, जो प्रजा, जो जमींदार थे, जो गौटिया थे, ये जो है किसी किसान को जो है एक कुछ समय के लिए खेत को जोतने के लिए देते थे। लेकिन ये जो उस समय की प्राचीन समय की बातें थी, लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुआ तो जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब छत्तीसगढ़ में आरंभ हुआ तो किसानों के अधिकारों की जो है पूरी तरीके से अवहेलना की जाने लग गई, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि शोषण करना। तो किसानों के जो है अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की जाने लग गई, अवहेलना की जाने लग गई और उन्हें शोषण के लिए जमींदारों और उनका शोषण किया जाने लगा और उन शोषण करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? जमींदारों को। ठीक है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? जमींदारों को ठहराया गया शोषण की जिम्मेदारी। शोषण की जिम्मेदारी किन पर आ गया? जमींदारों पर आ गया। यद्यपि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद जो है छत्तीसगढ़ में किसानों का शोषण आरंभ हो गया। किसानों की आपका अधिकारों की अवहेलना आरंभ हो गया और इसको श्रेय किसको दिया गया? जमींदारों को दिया गया। यद्यपि वास्तव में जो है अंग्रेजों के द्वारा ही किसानों का शोषण किया जा रहा था। जमींदारी प्रथा जो है किसानों से अधिक धन उगाने में विश्वास करता था। जो जमींदारी प्रथा थी, जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी प्रथा लागू की गई, अंग्रेजों के द्वारा जो जमींदारी प्रथा लागू किया गया, ये जमींदारी प्रथा उनका उद्देश्य था किसानों से अधिक जो है धन उगाने में विश्वास करता था। किसानों से
किसानों से अधिक से अधिक धन उगाने में, धन जो है उगाने में विश्वास करता था। जो धन और जो धन नहीं दे सकता था उसे बेगार के रूप में जो है श्रम करवाया जाता था। जो किसान जो है धन नहीं दे सकते थे उनको क्या करना पड़ता था, बेगार के रूप में उनको श्रम करना पड़ता था। बेगार के रूप में उनको श्रम करना पड़ता था। बेगार के रूप में उनको श्रम करना पड़ता था। एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा समाज जो है बेगारों के शोषण से ग्रसित था। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है जो किसान थे उनके शोषण से पूरा जो है समाज जो है पूरी तरीके से जो है ग्रसित था। किसान का शोषण गौटिया करते थे, गौटिया का शोषण छोटे जमींदार का शोषण बड़े जमींदार करते थे, और बड़े जमींदार का शोषण यानी राजा करते थे। एक प्रकार के शोषकों के ऊपर से एक प्रकार से ये चक्र बन गया था। शोषण करने का ऊपर से नीचे से ऊपर का ये शोषण करने का एक चक्र बन गया था बेगार प्रथा के खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे जो है इस प्रथा के खिलाफ जो शोषण के विरुद्ध जो है जमीन किसानों में धीरे धीरे विभिन्न छत्तीसगढ़ के अंचलों में आवाज़ उठना आरंभ हो गया, विद्रोह होना आरंभ हो गया, क्योंकि धीरे धीरे उनमें जागृति पैदा हुई और वे अपने शोषण के लिए, अपने अधिकारों के लिए किसान जो है जागरूक होना जागरूक होते गए, और परिणाम स्वरूप वे अपने अधिकारों के लिए जो है आंदोलन एवं अन्य मार्गों का अपनाना आरंभ कर दिया। इसी के अंतर्गत जो है बस्तर अंचल में बेगार प्रथा के विरुद्ध जो है बस्तर अंचल में जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ शिकायत हुई। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बस्तर अंचल में बेगार प्रथा के खिलाफ, बेगार प्रथा के खिलाफ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध, बेगार प्रथा के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से शिकायत किया गया। सर्वप्रथम दोस्तों ये जो है बस्तर अंचल में जो है किसानों के द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ जो है अंग्रेजी सरकार से जो है शिकायत किया गया था। क्योंकि इसके अलावा राजनांदगांव के सामंती शासक महंत घासीदास को राजनांदगांव के सामंती शासक महंत घासीदास को 1870 में जो है अंग्रेजों ने गद्दी सौंपा था राजनांदगांव का। 1870 में इनको क्या है राजनांदगांव का सामंत बनाया गया था। और राजनांदगांव के नगर के विकसित होने पर वहाँ और देखो धीरे धीरे क्या हुआ, राजनांदगांव के सामंती शासक इनको बनाया गया 1870 में महंत घासीदास को। और महंत घासीदास ने धीरे धीरे राजनांदगांव में उन्नति करना आरंभ किए, विकास करना आरंभ किए, और राजनांदगांव के एक नगर के रूप में विकसित होने के साथ साथ जो है बेगारी की जो प्रथा है, बेगारी की प्रथा भी धीरे धीरे जो है बढ़ना आरंभ हो गया राजनांदगांव में। ठीक है, बेगारी प्रथा भी क्या हुआ, इनका बढ़ना आरंभ हो गया, दिनों दिन बढ़ना आरंभ हो गया राजनांदगांव में। और सेवता ठाकुर के नेतृत्व में इन्होंने बगावत की। राजनांदगांव में भी सेवता ठाकुर के नेतृत्व में सेवता ठाकुर के नेतृत्व में जो है राजनांदगांव में बेगारी प्रथा के विरुद्ध बगावत किया गया। सरगुजा में भी यहाँ इसी प्रथा के विरुद्ध जो है हमें विद्रोह का दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेगारी प्रथा के विरुद्ध या शोषण के विरुद्ध किसानों के द्वारा जो विद्रोह आरंभ किया गया, जो आंदोलन चलाया गया, ये सबसे ज़्यादा हमें धमतरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्योंकि धमतरी जो क्षेत्र है
क्योंकि जो धमतरी क्षेत्र है, ये धमतरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा जागरूक क्षेत्र था और यहाँ के किसानों ने जो अपने शोषण के विरुद्ध जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है उन्होंने आंदोलन का रास्ता जो है अख्तियार करना आरंभ किए। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा धमतरी में मुख्य रूप से थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। धमतरी में मुख्य रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, आपका नारायण राव मेघावले, ये सभी जो है धमतरी के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है किसानों के समस्याओं की किसानों की समस्या को गंभीरता से समझा और उन्हें शोषण से मुक्ति करने के लिए जो है आंदोलनों का सहारा लेने का आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित किया और इन किसानों के आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व भी ग्रहण किया। इसके अलावा जो है मिस्टर एगन्यू जो है 1818 इसमें ब्रिटिश अधीक्षक बनकर छत्तीसगढ़ भेजे गए। मिस्टर एगन्यू 1818 में मिस्टर एगन्यू जो है ब्रिटिश अधीक्षक बनाकर छत्तीसगढ़ भेजे गए। ब्रिटिश अधीक्षक 1818 ईस्वी में मिस्टर एगन्यू को ब्रिटिश अधीक्षक बनाकर कहाँ भेजा गया? छत्तीसगढ़ भेजा गया और यहाँ उन्होंने जो है प्रचलित राजस्व व्यवस्था को दोषों को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया, किंतु समय कम होने के कारण उनको कुछ समय तक कुछ पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। उसका उद्देश्य था, मिस्टर एगन्यू का उद्देश्य था राजस्व व्यवस्था को, मिस्टर एगन्यू का उद्देश्य क्या था? यद्यपि उन्होंने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था राजस्व व्यवस्था में स्वस्थ न्यायोचित मितव्ययी बनाना था। राजस्व व्यवस्था को स्वस्थ आपका न्यायोचित एवं मितव्ययी बनाना था। लेकिन जो है मितव्ययी, क्योंकि मिस्टर एगन्यू का उद्देश्य था राजस्व व्यवस्था से संबंधित स्वस्थ न्यायोचित मितव्ययी बनाना था राजस्व व्यवस्था को। और सरकारी आय का मुख्य जो स्रोत था वो लगाना था भूमि कर था। उस समय अगर आप देखें मिस्टर एगन्यू के समय यानी ब्रिटिशों के समय या इससे पहले हम प्राचीन काल से भी देखें तो छत्तीसगढ़ में जो राजस्व का जो मुख्य स्रोत है, जो उस समय था कि प्राचीन समय में और अंग्रेजों के समय में राजस्व का छत्तीसगढ़ में मुख्य स्रोत था वह भूमि कर ही था, भू राजस्व कर ही था। तो अगर हम देखें दोस्तों के छत्तीसगढ़ जो है उस समय सरकारी जो आय का ब्रिटिश मिस्टर एगन्यू के समय या अंग्रेजी शासन के समय सरकारी आय का मुख्य अगर हम स्रोत देखें तो भूमि कर या लगान था। सरकारी आय का मुख्य स्रोत जो है भूमि कर या लगान था। इस लगान में वृद्धि करने के लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रयास भी मिस्टर एगन्यू ने किया था। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को नए सिरे से इन्होंने क्या किया? मिस्टर एगन्यू ने परगने में विभाजित किया। मिस्टर एगन्यू ने क्या किया? परगने में संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने परगने में विभाजित किया। संपूर्ण क्षेत्र को मिस्टर एगन्यू ने जो है संपूर्ण क्षेत्र को परगने में विभाजित किया, क्योंकि उन्होंने वे चाहते थे कि लगान में वृद्धि हो और कृषि का जो है कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक वर्गीकरण करके कृषि क्षेत्र में वृद्धि की जाए, और जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगा तो लगान में भी भू राजस्व में भी वृद्धि की जाएगी। संपूर्ण क्षेत्र को तो इसलिए तो उन्होंने क्या किया था? संपूर्ण क्षेत्र को मिस्टर एगन्यू ने परगने में विभाजित कर दिया था और उनका परगने का जो प्रमुख जो अधिकारी था, इनको परगने के प्रमुख जो अधिकारी बनाया गया था उनको कहा जाता था कमाविसदार।
विसदार ये जो है परगने के प्रमुख बनाया गया। उन्हें नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई। जो कमाविजदार था उनको नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई कि किसानों से अधिक कर वसूल करने के साथ साथ वसूल करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। मिस्टर एगेन्यू ने कमाविजदार को क्या किया था, नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन। और इसके अलावा जो राजस्व वसूल करने वाले जो कर्मचारी थे उनमें भ्रष्टाचार न हो, इस हेतु उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उन्होंने विशेष प्रयास भी किया था। और इस प्रकार जो है कमाविजदार से लेकर माल चपरासी तक शासन के अनुबंध में जो है बंध गए थे मिस्टर एगेन्यू के समय। इस प्रकार जो है मिस्टर एगेन्यू के समय राजस्व व्यवस्था से किसानों, यद्यपि मिस्टर एगेन्यू के समय राजस्व व्यवस्था में जो है वृद्धि तो हुई, लेकिन जो है राजस्व व्यवस्था में वृद्धि होने के कारण जो है किसानों की स्थिति, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। और मराठा काल में जो अनुचित, यद्यपि ब्रिटिश शासन काल में से और बदतर स्थिति मराठों काल में था, क्योंकि मराठों काल में जो अनुचित मांगे की जाती थी उनका जो किसानों का शोषण किया जाता था, उससे कुछ समय तक ब्रिटिश साम्राज्य में राहत मिली। लेकिन कहीं न कहीं जो मराठों के शासन काल में किसानों का शोषण किया जाता था, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के शासन काल में भी किसानों का निरंतर जो है शोषण होता चला गया। और दिनों दिन ये शोषण की प्रवृत्ति जो है, शोषण जो है किसानों का बढ़ता चला गया। इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ के जो किसान थे, जो आरंभ से शांत स्वभाव के थे, दिनों दिन वे विद्रोही प्रवृत्ति के बनते गए, क्योंकि उनका निरंतर शोषण होने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है किसानों में भी जो है असंतोष की भावना पैदा होना आरंभ हो गया। और कालांतर में इसी असंतोष के कारण, इसी शोषण के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति के कारण जो है कि धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ में किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है समय समय पर विद्रोह करना आरंभ किए, अनेक आंदोलन किए। और इसमें अनेक जो है नेताओं के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और इस आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा किसान आंदोलन हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन हम देखें तो दोस्तों, तो कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन को हम कह सकते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन जो है कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। ये जो दोस्तों ये कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था दोस्तों कंडेल ग्राम, कुरुद तहसील, ये कहाँ हुआ था? कंडेल ग्राम यानी कुरुद तहसील धमतरी में हुआ था दोस्तों। कुरुद तहसील धमतरी में हुआ था। 1920 में आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी को कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान आंदोलन कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, कंडेल ग्राम में, कुरुद तहसील धमतरी के पास। इसके अलावा दोस्तों इसका नेतृत्व करता था पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनका नेतृत्व करता था दोस्तों बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके बहुत सारे इनके नेतृत्व करते थे दोस्तों, लेकिन मेन नेतृत्व करता था दोस्तों इनका पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ये मुख्य नेतृत्व करता था। इसके अलावा और बहुत सारे नेतृत्व करता था दोस्तों। इसमें आता है, इसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसके सहयोगी थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटे लाल
श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नथुजी जगताप, आपका नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले, ये सभी जो है ये नेतृत्व करता थे। मैं नेतृत्व करता था दोस्तों पंडित नरहर सत्याग्रह का पंडित सुंदरलाल शर्मा, और 3 इनके सहयोगी थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले। ये जो हुआ था दोस्तों, स्थान कहाँ है? कंडेल नहर ग्राम कंडेल ग्राम कुरुद तहसील धमतरी में। इसका मुख्य कारण था दोस्तों, इसका मुख्य कारण था दोस्तों अगर हम इसको छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का मुख्य कारण देखें तो दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में जो है कारण अगर हम देखें इस किसान आंदोलन का, कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण देखें तो कारण में बहुत सारे कारण है दोस्तों। सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार शासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 1914 से 23 के बीच, 1914 से 23 के बीच जो है धमतरी के समीप माडम सिल्ली या रुद्री गांव में एक बांध बनवाया गया था। 1914 से 1923 के बीच धमतरी के समीप माडम सिल्ली तथा रुद्री ग्राम में क्या बनवाया गया था दोस्तों? एक बांध बनवाया गया था। और आसपास के क्षेत्रों, बांध किसने बनवाया गया था? क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु ब्रिटिश सरकार ने रुद्री बांध बनवाया था। और रुद्री बांध से इन्होंने क्या किया था? एक कंडेल नहर, रुद्री बांध से ही इन्होंने एक कंडेल नहर का निर्माण करवाए थे। और ये कंडेल नहर जो किस ग्राम में आते थे? कुरुद तहसील के अंतर्गत कंडेल ग्राम में आते थे। तो क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो 1914 से 23 बीच धमतरी के आसपास माडम सिल्ली तथा रुद्री गांव में बांध बनवाए गए। आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने रुद्री बांध से एक कंडेल नहर जो है निकाला। और यह कंडेल नहर के निर्माण इनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया जाता है आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु। किंतु इस नहर के पानी का प्रयोग जो है, कंडेल नहर के पानी का प्रयोग जो है करने के लिए किसानों को कर देने हेतु 10 वर्षों का अनुबंध करना पड़ता था। कितने वर्षों का? 10 वर्षों तक का अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध, इसमें यह शर्त थी दोस्तों कि कंडेल नहर के पानी का अगर जो भी किसान उपयोग करेगा उसको 10 वर्षों तक के लिए अनुबंध करना पड़ेगा। अनुबंध की राशि अधिक होने के कारण सरकार किसानों से अनुबंध करने में जो है असफल रह जाती है। दोस्तों उनका उद्देश्य तो था यही कि सरकार का कि कंडेल नहर से जो है आसपास के क्षेत्रों के जो है किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए और उनसे जो है नहर कर वसूला जाए। लेकिन जब इन्होंने शर्त रखा कि 10 वर्षों तक आपको अनुबंध करना है, और अनुबंध की राशि अधिक होने के कारण जो है धमतरी कुरुद कंडेल ग्राम के जो किसान जो है अनुबंध, कोई भी किसान अनुबंध नहीं करते और कंडेल नहर से पानी जो है नहीं लेते हैं। इसके तहत जब तो ये ब्रिटिश सरकार यहाँ असफल हो गया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कंडेल नहर से कंडेल ग्राम के किसानों को पानी उपलब्ध कराना, उनसे राजस्व वसूल करना, कंडेल नहर से पानी कर वसूल करना। लेकिन ये जब ब्रिटिश सरकार असफल हो जाते हैं तो गाँव से अधिक किसानों को अनुबंध के अंदर लाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? एक षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने अगस्त 1920 को बांध का पानी जो है कंडेल ग्राम के खेतों पर बहा दिया गया। बांध का पानी कंडेल ग्राम के खेतों में जो है बहा दिया गया, ताकि किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाकर मनमाने ढंग से जो है जुर्माना वसूल किया जा सके। ये उनका उद्देश्य था। सोचे समझे साजिश थी दोस्तों, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि किसानों
से किसी भी प्रकार से जो है कर के कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कर वसूला जाए, इसके लिए उन्होंने अगस्त 1920 में बांध का पानी को कंडेल ग्राम में खोल दिया खेतों में, और उन पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया और उनसे जो है मनमाने जो है कर वसूल करने का प्रयास किया गया। किंतु इस रात्रि को गांव में क्योंकि जिस दिन अगस्त 1920 में जिस दिन जो है अंग्रेजों ने पानी को बांध को खोला, उसी रात्रि को जो है गांव में मूसलाधार वर्षा हो गई और सभी खेत जो है पानी से लबालब भर गए। फिर भी शासन ने कंडेल ग्राम के निवासियों पर जो है नहर से पानी चोरी का आरोप लगाया और उन पर जो है 4033 रुपये का 4033 रुपये का जो है सार्वजनिक जुर्माना लगाया। ठीक है, 4033 रुपये का कंडेल ग्राम में जो है सार्वजनिक जुर्माना लगाया उनके, और जुर्माना लगाया और साथ साथ जुर्माने के वसूल करने के वारंट भी इन्होंने क्या किया, जारी भी कर दिया, वारंट भी जारी कर दिया। ये कारण थे दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान आंदोलन कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण था। उसके बाद परिणाम क्या निकला, ये तो कारण है दोस्तों। परिणाम, तो परिणाम में अंतर्गत दोस्तों जब वारंट जारी किया अंग्रेजों के द्वारा 4033 रुपये को वसूल करने के लिए सार्वजनिक रूप से, तो ग्रामवासियों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकारी अत्याचार के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया। किसके नेतृत्व में? पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में जो है ग्रामवासियों ने क्या किया, सरकार के विरुद्ध जो है सरकारी अत्याचार के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया और जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने का जो है इन्होंने ग्रामवासियों ने फैसला लिया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने जुर्माना वसूल करने के लिए अनेक किसानों के मवेशियों को कुर्क कर लिया। किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, जब किसानों ने जुर्माना नहीं दिया तो ब्रिटिश सरकार ने जो है किसानों के मवेशियों को जो है कुर्क कर लिया और इन्हें नीलामी हेतु विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया, परंतु जो है कहीं भी पशुओं की बिक्री जो है नहीं की जा सकी, पशुओं को कहीं भी कोई नहीं खरीदा। समय के साथ अंग्रेजों का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। अंत में आंदोलन का नेतृत्व जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को सौंपने का विचार किया, महात्मा गांधी को। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा कि धीरे धीरे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह की जो है कंडेल नहर सत्याग्रह के जो सत्याग्रही है उन पर जो है किसान ब्रिटिश शासन का अत्याचार बढ़ता चला गया, उनका आतंक दमन चक्र बढ़ता चला गया। तो अंत में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने योजना बनाया कि अब जो है केंद्रीय नेता जो है, मुख्य नेता जो है, देश के नेता जो है महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाए, बागडोर सौंपा जाए। और इस हेतु जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को लेने जो है कलकत्ता गए। पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने कहाँ गए? कलकत्ता गए। इसकी सूचना पाते ही रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने जब इनकी सूचना पाया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को लेने कलकत्ता गए हुए हैं, तब इसकी सूचना पाते हैं रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने कंडेल जाकर वस्तु स्थिति की जायजा लिया और किसानों को जो है निर्दोष पाए जाने पर उन्होंने जुर्माने की राशि जो है आधी, फिर 3/4 अंततः जो है पूर्णतः माफ करने की जो है डिप्टी कमिश्नर ने घोषणा कर दी। सरकार ने इसके अलावा सरकार ने मवेशियों को किसानों को लौटा दिया। इस प्रकार गांधी जी के आगमन से पहले ही, आने से पूर्व ही आंदोलन जो है सफलतापूर्वक जो है समाप्त हो गया। ये था दोस्तों कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है गांधी जी के आगमन से पहले ही, गांधी जी के आगमन के पूर्व ही जो है यह आंदोलन जो है सफल हो गया। कंडेल नहर सत्याग्रह गांधी जी
के आगमन से पहले ही आंदोलन सफल हो गया। और महात्मा गांधी जब महात्मा गांधी को लाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा गए हुए थे, ये वापस तो आते हैं 21 दिसंबर 1920 को 20 दिसंबर 1920 को जो है महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आए। यानी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम बार प्रवास हुआ, छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ। और कहाँ था? धमतरी में आए। सबसे पहले रायपुर आए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी रायपुर आए और रायपुर के बाद फिर धमतरी गए। और उद्देश्य था, और महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु उनका उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी का उद्देश्य, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को कलकत्ता इसलिए लेने गए थे क्योंकि ये कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व कार्यभार इनको महात्मा गांधी को पंडित सुंदरलाल शर्मा सौंपना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता गए और महात्मा गांधी जो है 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए। सबसे पहले रायपुर में, फिर रायपुर में बाद धमतरी गए। और उनका आने का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु। किंतु महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व ही जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जो है पूर्णतः सफल हो गया, सफलतापूर्वक जो है समाप्त हो गया। और जो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के ऊपर जो पानी कर का बांध के पानी का चोरी करने का आरोप लगाया गया था और 4033 रुपया जो है सार्वजनिक जो जुर्माना लगाया गया था, इसको जो है रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने पहले आधा किया, फिर 3/4 और फिर क्या किया? पहले आधा किया, फिर 3/4, फिर पूर्णतः जो है माफ कर दिया। इस प्रकार जो है किसानों को कंडेल नहर सत्याग्रह में पूर्ण सफलता मिली। यानी छत्तीसगढ़ का जो प्रथम किसान आंदोलन था यह पूर्ण रूप से जो है सफल रहा। और इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी के आगमन के साथ साथ और एक व्यक्ति गांधी जी के सहयोगी के रूप में आए थे, मौलाना शौकत अली। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कभी भी बार पूछा जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जब महात्मा गांधी को लेने गए हुए थे तो उनके साथ महात्मा गांधी आए, तो उसके साथ महात्मा गांधी के साथ कौन आए थे? तो मौलाना शौकत अली भी आए थे। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान आंदोलन जो है पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसके बारे में मेन चीजें देखते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तो धमतरी कौन से ग्राम? कंडेल ग्राम, कुरुत तहसील, जिला धमतरी में हुआ। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसमें और कौन से लोग शामिल थे? 3 लोग और शामिल थे पंडित सुंदरलाल शर्मा के अलावा, नथुराम जगताप, नारायण मेघावले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। यानी टोटल जो है 4 लोगों ने कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और यह जो है इसमें कारण क्या था? इसका कारण क्या था? छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण था दोस्तों किसानों पर क्या है पानी चोरी का आरोप लगाया ब्रिटिश सरकार ने और उसको जबरदस्ती जुर्माना वसूल करने का वारंट जारी कर दिया। 4033 रुपये वसूल करने का सार्वजनिक जुर्माना लगाया। इसके कारण जो है किसानों ने कंडेल नहर सत्याग्रह किया महात्मा पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। और किसी भी यह एक प्रकार के सत्याग्रह था, अहिंसक सत्याग्रह था। इसमें किसी प्रकार का हिंसा नहीं किया गया था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की तरफ से दमन चक्र यहाँ चलाया गया, इसके बावजूद भी यह सत्याग्रह जो है पूर्ण रूप से सफल रहा। उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि जब पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र जब बढ़ता चला गया यह कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को लाने कलकत्ता गए। और 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आते हैं, फिर धमतरी पहुँचते हैं। इससे पहले ही जो है रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है यह इस आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। यानी जो 4033 रुपये जो है उन पर जो किसानों पर जो सार्वजनिक
जुर्माना लगाया गया था उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार महात्मा गांधी के आगमन से पहले ही ब्रिटिश सरकार जो है उनसे भयभीत होकर जो है कहीं न कहीं ये जो सत्याग्रह को जो है समाप्ति की घोषणा करते हैं। यानी इनकी जो ब्रिटिश सरकार ने जो जुर्माना वसूल करने का जो वारंट जारी किया था इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया और कंडेल नहर सत्याग्रह जो है किसानों के द्वारा प्रथम बार पूर्ण रूप से सफल हुआ। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान आंदोलन जो है पूर्ण रूप से सफल हो गया। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के लिए और बहुत सारे एक दो और आंदोलन हुए हैं दोस्तों, इसको हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।